हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, जम के जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। राइट, कि हमें एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं, रैंक लेके आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों उसी की तरफ अगला कदम बढ़ाते हैं। आज मैं आपके लेके आया हूं बहुत ही सिंपल सी क्लास, बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है। अमेंडमेंट जो कंपनी लॉ में आई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल सिंपल सी अमेंडमेंट है, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मेरा एक एक शब्द हीरे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी में एक बहुत ही छोटा नन्ना मुन्ना सा चेंज आया है। सर क्या चेंज आया है? होल्डिंग सब्सिडरी में हम क्या पढ़ते हैं? होल्डिंग सब्सिडरी में हम पढ़ते हैं सर कंट्रोल कितना होता है? मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर कैपिटल काट के क्या कर दिया? टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, टोटल वोटिंग पावर। और नॉर्मली हम ये बात जानते हैं, कि जनरली क्या होता है, एक शेयर इज इक्वल टू एक वोट ही होता है। तो जनरली एक शेयर एक वोट होता है। तो हमारी सरकार ने बोला अब हम जब भी होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट खेलेंगे तो होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बस वहां पर 51%, 60%, 100% वोटिंग पावर लिख देंगे इन प्लेस ऑफ पेड अप कैपिटल। तो कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? वोटिंग पावर, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इससे फर्क पड़ेगा कि भाई अगर वोटिंग पावर देखेंगे तो अगर कोई डिफरेंशियल वोटिंग पावर लेता है, मान लो एक शेयर 10 वोट, तो वहां पे एक शेयर 10 वोट होते ही, है ना, तो वोटिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। वहां एक शेयर एक वोट नहीं आएगा, वहां एक शेयर 10 वोट हो जाएंगे। तो 10 वोट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे उनका शेयर या वोटिंग पावर, ठीक है। समझ में आ चुकी है सर? आगे एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। फिर आता है एसोसिएट कंपनी। सर एसोसिएट कंपनी सुनना ध्यान से। एसोसिएट कंपनी क्या थी? एसोसिएट कंपनी में तो हम पहले ही जानते हैं, वहां पे ये शब्द पहले से लिखा है सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस। यानी कि सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस कितना होता है सर? 20% होता है, ठीक है। तो 20% क्या है? 20% वोटिंग पावर है। क्या है जी? 20% वोटिंग पावर है, ठीक है, एसोसिएट कंपनी में। ये रहा सर एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी में क्या लिखा है? सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मींस एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यानी कि यहां पर बिल्कुल सही लिखा है टोटल वोटिंग पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, समझ गए सर? अब होल्डिंग सब्सिडरी की बात करें अगर, ठीक है ना, होल्डिंग सब्सिडरी की अगर बात करें तो होल्डिंग सब्सिडरी में कहां चेंज आएगा? जहां लिखा है ना ये वाली बात, सेकंड पॉइंट जो लिखा है, कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। ये टोटल शेयर कैपिटल को काट कर क्या लिख दें? टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, टोटल वोटिंग पावर। बस इतना सा ही चेंज आया है, टोटल वोटिंग पावर। राइट, समझ चुके हैं सर? तो ये वाली बात भी समझा दी मैंने आपको, ये वाली बात भी समझा दी। अब देखो ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर की जो डेफिनेशन है वो यही है जो नई आई है, ठीक है। राइट, अभी चेक करेंगे इंस्टीट्यूट ने क्या डाली है। देखो इंस्टीट्यूट ने तो वही डाली है जो नई है। राइट सर, ज्वाइंट वेंचर किसमें थी बात सर? ये बात थी हमारी एसोसिएट कंपनी में। देखो क्या लिखा है, ज्वाइंट वेंचर मींस जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट इन नेट एसेट ऑफ द कंपनी। यानी कि दो कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी खोल लेती हैं और वोटिंग की कोई बात नहीं चल रही, उसमें वोटिंग को लेना देना नहीं है, हम तो बस ये मान रहे हैं उसमें दोनों कंपनी का जॉइंट कंट्रोल होगा, दोनों कंपनी का जॉइंट कंट्रोल होगा, ठीक है ना। राइट, किसके ऊपर? नेट एसेट के ऊपर। तो ये जो डेफिनेशन है ये आईसीएआई ने इंक्लूड कर रखी है, ये वाली बिल्कुल सेम टू सेम। सर इसमें इस डेफिनेशन का सर मतलब क्या होगा? इस डेफिनेशन का मतलब है सिंपल सी बात ये है ना, कि दोनों कंपनी क्या सहमति ले रही हैं? राइट, दोनों कंपनी इस बात की सहमति लेती हैं कि हम नेट एसेट पर ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे। सहमति की हम नेट एसेट पर ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे। थोड़ी सी राइटिंग में है ना दिक्कतें हो जाती हैं। राइट, तो यही बात लिखी है कि सर नेट एसेट पर हम ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे।
यानी कि दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाएगी, जॉइंट वेंचर, यानी कि जॉइंट वेंचर, जॉइंट होंगे, ये वाले जॉइंट नहीं है, जॉइंट होंगे और एक वेंचर करेंगे, यानी कि एक बिजनेस चलाएंगे, जिस बिजनेस में जो हमारी कंपनी खोली है जॉइंट वेंचर के तहत, उसकी एसेट्स पर हम दोनों का कंट्रोल होगा। वोटिंग पावर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है एक दूसरे का उस वेंचर में, ठीक है ना, तो जॉइंट वेंचर कंपनी, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, चलो जॉइंट वेंचर पे ही, ठीक है। अब देखो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है, इसके 85% शेयर है ना जेड लिमिटेड में, जेड लिमिटेड में। वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड के 15% शेयर है जेड लिमिटेड में, 15% शेयर है जेड लिमिटेड में, ठीक है जी बात, राइट। यानी कि जेड लिमिटेड क्या है, जेड लिमिटेड बच्चा है, बच्चा जॉइंट वेंचर है एक्स और वाई का, जेड लिमिटेड इज जॉइंट वेंचर ऑफ एक्स एंड वाई। जेड लिमिटेड जो है वो इन दोनों का, इसका और इसका, इसका और इसका बालक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बालक हूं, ठीक है ना, वो इन दोनों का बालक है। पहला सवाल क्या आता है, ठीक है, गाना गाते हैं मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। पहला सवाल, एक्स इज एसोसिएट ऑफ जेड, एक्स इज एसोसिएट ऑफ जेड, क्या एक्स जेड की एसोसिएट है? यानी कि जो नई कंपनी खुली है जिसमें जॉइंट कंट्रोल है असेट्स पर, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सहमति ली है कि हमने नेट एसेट पर कंट्रोल मारेंगे, नेट एसेट पर कंट्रोल मारेंगे, ठीक है ना, नेट एसेट जो भी है उस पर कंट्रोल करेंगे, राइट। कितना कितना शेयर है ये मैटर नहीं करता, नेट एसेट में कंट्रोल मैटर करता है। दोनों ने मिलके बात कर ली भी, नेट एसेट पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। क्या एक्स जेड की, क्या एक्स एसोसिएट है जेड की? तो आप लिखोगे हाँ सर बिल्कुल है, लगा लो काटे नलायको, ये नहीं है। क्यों नहीं है भैया, एक्स थोड़ी है जेड की एसोसिएट्स, एक्स तो पापा है, पापा, ठीक है ना, राइट। जिस भी कंपनी के, कॉन्सेप्ट नहीं समझे तुम नलायको, अगर मान लो मुन्ना के, है ना, राइट, अगर वोटिंग पावर की तरफ से समझोगे तो मुन्ना के 25% शेयर है, ठीक है, सर्किट के अंदर, तो मुन्ना एसोसिएट नहीं है, सर्किट एसोसिएट है, सर्किट इज एसोसिएट, सर्किट इज एसोसिएट टू मुन्ना, तो सर्किट एसोसिएट हुई मुन्ना की, सर्किट को एसोसिएट माना गया। तो एक पापा है, पापा का बच्चे के अंदर, उस बच्चे के नेट एसेट के अंदर, ठीक है ना, राइट, हिस्सेदारी है, यानी कि सहमति है कि हम नेट एसेट पे कंट्रोल करेंगे, तो बच्चा ही तो एसोसिएट माना जाएगा, पापा हमसे नहीं, हम पापा से एसोसिएट माने जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहां, नो। लेकिन दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो नलायको, क्या जेड, सुनना ध्यान से, क्या जेड एसोसिएट है एक्स की? क्या जेड एसोसिएट एक्स की? जेड एसोसिएट है क्या? बच्चा एसोसिएट है पापा का? क्या बच्चा एसोसिएट है पापा का? आप लिखोगे यस, ठीक है ना, यहां आएगा यस, ठीक है, बच्चा पापा का एसोसिएट है, पापा बच्चे के एसोसिएट नहीं होंगे। तीसरा, क्या जेड एसोसिएट है वाई की? क्या जेड एसोसिएट है वाई की? क्या जेड एसोसिएट है वाई की? जी हाँ, बच्चा एसोसिएट है पापा का, बच्चा एसोसिएट है पापा मम्मी का, बच्चा एसोसिएट है पापा मम्मी का, ठीक है ना, राइट, यस। अगला, वाई एसोसिएट है जेड की? सेम कहानी, क्या वाई एसोसिएट है जेड की? मुन्ना ना, ठीक है ना, मम्मी पापा एसोसिएट नहीं बोले जाते, बच्चे को एसोसिएट बोला जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, नहीं। क्या एक्स और वाई एसोसिएट है आपस में? ना, इनकी एसेट में थोड़ी कंट्रोल चल रहा है। क्या वाई एसोसिएट है एक्स की? ना मुन्ना ना, इनकी एसेट्स में, इन दोनों की अपनी एक दूसरे की एसेट में थोड़ी कंट्रोल है। वो कह रहे भैया मेरा कंट्रोल इसके अंदर है, इसकी एसेट्स पर है। वाई कह रहा है मेरा कुछ कंट्रोल इसकी एसेट्स पर है। तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है मिलके सहमति करना, ठीक है ना, मिलकर सहमति करना कि हम नेट एसेट पर जॉइंट कंट्रोल करेंगे, एसेट्स पर कंट्रोल करेंगे, एसेट्स पर, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट, जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट भी। तो सर ये अमेंडमेंट हो गई। अगली अमेंडमेंट देखो, गवर्नमेंट कंपनी, है ना, बहुत ही मजेदार, राइट, और बहुत ही सिंपल, ठीक है ना, और इसको ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में आपको करके दूंगा इसकी। जितना आपने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ा है, जितना मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ाया विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, गेल सेल इन सब का जो एग्जांपल दिखाया था बिल्कुल आपको, वो
एग्जाम्पल बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, एज इट इज पढ़ा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक छोटा सा एडिशन कर दिया, आइसिंग है ना ऑन द केक, राइट, यानी कि छोटा सा एड ऑन कर दिया, एड ऑन जो है वो तो है ही, उसमें कुछ डिलीट नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस एक छोटा सा एड ऑन कर दिया है, एड ऑन कर दिया है। क्या एड ऑन किया सर? पहले देखो पुराना लॉ क्या था जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट क्या करता है सर? 51% और मोर पेड अप कैपिटल, कि 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। नया लॉ क्या है? न्यू लॉ आया कि पेड अप कैपिटल को, इस पेड अप कैपिटल जो है ना ऊपर, पेड अप कैपिटल को वोटिंग पावर पढ़ना है, पेड अप कैपिटल को वोटिंग पावर पढ़ना है। पेड अप कैपिटल जहां है वहां है, लेकिन उसको पेड अप कैपिटल को वोटिंग पावर पता कब पढ़ना है? जब कोई कंपनी डीवीआर इश्यू करे जब कोई भी कंपनी डीवीआर इश्यू करे तब पेड अप को वोटिंग पावर पढ़ लेना, ठीक है ना। यानी जर्नली लॉ बिल्कुल सेम है, सिंपल है कि हमें पेड अप कैपिटल ही देखना है, 51% पेड अप कैपिटल, लेकिन 51% पेड अप कैपिटल को वोटिंग पावर पढ़ना है, वोटिंग पावर पढ़ना है अगर उस कंपनी ने जिसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर हैं, उस कंपनी ने डीवीआर इशू किए हैं, ठीक है ना। सेल गेल ने अगर डीवीआर इशू किए हैं तब हम क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग पावर देखेंगे, पेड अप कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग पावर देखेंगे, ठीक है जी बात। एनालिसिस देखते हैं, बहुत ही सिंपल। सबसे पहला सवाल आप यही देखोगे, ठीक है ना, सबसे पहला सवाल आप यही देखोगे, क्या कंपनी ने डीवीआर इशू किए? जिस कंपनी में सरकार का पैसा लगा है, जिस कंपनी में सरकार की होल्डिंग है, क्या उस कंपनी ने डीवीआर इशू किए हैं? उस कंपनी ने डीवीआर इशू किए हैं? आंसर आएगा हाँ, डीवीआर इशू किए हैं। तो क्या देखना है? 51% ऑफ टोटल पावर, 51% टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। आंसर आया नहीं, डीवीआर इशू नहीं कर रखे, डीवीआर इशू नहीं कर रखे। तो क्या लेना है? 51% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, 51% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, 51% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी अब ये नया है ना, अब ये बिल्कुल नया तरोताजा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब गवर्नमेंट कंपनी के दो पार्ट कर दिए गए एक तरीके से, यानी समझने के दो हिस्से कर दिए गए हैं। क्या जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कंपनी ने हिस्सेदारी ले रखी है, क्या उसने डीवीआर इशू कर रखे हैं? आंसर होगा यस, तो वोटिंग पावर गिनेंगे, नो तो फिर पेड अप शेयर कैपिटल ही गिनना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल शानदार एनालिसिस, ठीक है ना, राइट। हालांकि मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इंटर लेवल पे चली जाती है ये टेक्निकल बात, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है यहां समझना, और आ भी गया तो हम बाकी बच्चों से सुपर डुपर आगे होंगे, क्योंकि हमें ये बात आती है। तो सुनो ध्यान से, एक्स लिमिटेड इशूड पेड अप कैपिटल, एक्स ने कितनी पेड अप कैपिटल इशू करी सर? 1000 शेयर इंटू 10 और 10,000 रुपए की, ठीक है। और जो ये शेयर जनता को इशू किए, जनता को बोल दिया भैया आपका एक शेयर एक वोट है, एक शेयर एक वोट, ठीक है। फिर एक्स लिमिटेड ने ही 200 शेयर और इशू करे, 200 शेयर और इशू किए। वो 200 शेयर किसको इशू किए? सरकार को। और सरकार से बोला भाई साहब आपके लिए स्पेशल बात है, आप तो सरकार है, माई बाप है, आप तो माई बाप है, आपके लिए हमने स्पेशल काम किया है, एक शेयर 7 वोट, एक शेयर 7 वोट, एक शेयर 7 वोट, एक शेयर 7 वोट, ठीक है, डीवीआर, राइट। इसका मतलब डीवीआर इशू कर दिया सरकार को, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दे दिए, एक शेयर पे 7 वोट मिलेंगी, ठीक है। एक शेयर पे 7 वोट है, पर शेयर तो कितने रुपए का है? 10 रुपए का ही है, तो 2000 रुपए की वैल्यू हो गई। ओल्ड लॉ सुनना, ओल्ड लॉ, ठीक है ना। ओल्ड लॉ क्या कहता है? पुराना लॉ, समझाने के लिए बोल रहा हूं, अब एग्जाम में ये वाला लॉ, नया लॉ लगाना है, ओल्ड लॉ को से समझना है। अगर ये अमेंडमेंट नहीं आई होती डीवीआर वाली, अगर ये डीवीआर वाली अमेंडमेंट नहीं आई होती तो हम क्या करते? तो हम देखते सर, पुराने लॉ के तहत टोटल पेड अप कैपिटल कितनी होती सर? टोटल पेड अप कैपिटल होती 10,000 रुपए जनता को प्लस 2,000 रुपए सरकार को, दोनों को ऐड कर देते, टोटल पेड अप कैपिटल होती 12,000। जिसमें उस टोटल पेड अप कैपिटल में जिसमें सरकार के कितनी होल्डिंग है? 2,000। अगर अमाउंट में देखो, अमाउंट में निकाल लो चाहे शेयर्स में निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना, राइट। 12,000 की टोटल पेड अप कैपिटल है, इसमें सरकार के 2,000 है, तो सरकारी होल्डिंग कितनी हुई? सरकारी होल्डिंग, तो भैया सरकारी होल्डिंग बैठी एक्स के अंदर 16%, ठीक है ना। कितनी बैठी? मात्र 16% बैठी। तो क्या सरकारी होल्डिंग जब 16% ही है, सरकारी होल्डिंग जब 16% ही है, तो क्या एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हुई? तो आंसर क्या होगा?
एक्स लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, एक्स लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। पुराने लॉ के तहत अगर सॉल्व करोगे तो एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं बैठती। नया लॉ देखो, नया अब जो एग्जाम के लिए है ना, न्यू लॉ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, अब ये वाला लॉ करना है। क्या पहले चेक करो, क्या पहले है ना चेक करने से पता लगता है क्या डीवीआर इशू है, क्या डीवीआर इशू है, हाँ या ना, हाँ या ना, डीवीआर इशू है या नहीं है। तो आपको पता लग रहा है कि 200 शेयर जो इशू किए हैं वो डीवीआर के साथ इशू किए सरकार का, तो आंसर हुआ यस। आंसर क्या हुआ, यस, डीवीआर इशू है। डीवीआर इशू है तो वोटिंग पावर कितनी है, 51% वोटिंग पावर, तो वही देख रहे हैं। डीवीआर इशू है, हाँ जी सर डीवीआर इशू है, तो डीवीआर इशू है तो वोटिंग पावर से सॉल्व करना है। इसलिए मैंने क्या लिख रखा है, वोट गिन, टेंशन मत ले, वोट गिन, टेंशन मत ले, वोट गिन। अब गिनते हैं वोट। 1000 वोट तो देखो, 1000 वोट तो पब्लिक की है, क्योंकि पब्लिक को तो एक शेयर एक वोट था सर, पब्लिक को एक शेयर एक वोट था, तो 1000 वोट तो पब्लिक की हो गई। सरकारी वोट कितनी होगी, सरकारी वोट हो गई सर, सरकार को 200 शेयर दिए थे। कितने शेयर दिए थे सरकार को, 200। एक शेयर पे कितनी वोट थी, 7, ठीक है। तो 200 शेयर पे कितनी होगी, 1400 वोट, तो सरकारी वोट हो गई 1400, ठीक है जी। बात सारी बात समझ में आ गई, सरकारी वोट हो गई 1400। अब समझना ध्यान से, टोटल वोटिंग कितनी हो गई सर, टोटल वोटिंग हो गई 2400। कैसे, 1000 हो गए पब्लिक के वोट, 1000 हो गए पब्लिक के वोट, 1400 हो गए सरकारी वोट, 1000 हो गए पब्लिक के वोट, 1400 हो गए सरकारी वोट। 1000 और 1400 समझ में आ रहा है कैसे निकाला है। 1000 तो ये रहा, एक शेयर एक वोट, तो शेयर कितने थे 1000, तो 1000 शेयर, एक शेयर एक वोट, तो 1000 वोट। सरकारी कितने वोट है, एक शेयर 7 वोट, तो सरकार के पास कितने शेयर है 200, तो एक शेयर के 7 वोट है, तो सरकारी कितने हो गए 14। टोटल वोटिंग निकालो पहले, टोटल वोटिंग, सिंपल मैथमेटिक्स, टोटल वोटिंग सर, टोटल वोटिंग 2400। इस 2400 में से सरकारी वोट कितनी है, इस 2400 में से सरकारी वोट कितनी है, सरकारी वोट कितनी है, इस 2400 में से सरकारी वोट है सर 1400, सरकारी वोट है 1400। टोटल 2400 बैठी, 1000 प्लस 1400, 2400, 2400 में से सरकारी वोट कितनी है, 2400 में सरकारी वोट 1400 है। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकाल लो, है कि नहीं बात। यानी कि 51% से ज्यादा हो गए, नहीं हो गए सर, हो गए 51% से ज्यादा। देयरफॉर एक्स इज सरकारी कंपनी, एक्स क्या बन गई, सरकारी कंपनी बन गई, ठीक है ना। 1400 वोट हो गए हैं, ठीक है, 51% से ज्यादा हो गए हैं। 51% से ज्यादा होते ही, राइट समझ में आई ना बात, 51% से ज्यादा होते ही 1400 डिवाइड बाय 2400 है ना। अगर तुम ये करोगे इंटू 100 तो 51% ज्यादा बैठेगा, तो 51% ज्यादा होते ही एक्स क्या बन गई, सरकारी कंपनी। एक्स इज सरकारी कंपनी, एक्स इज सरकारी कंपनी। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। यही अमेंडमेंट है, राइट। अमेंडमेंट तो बहुत छोटी सी दे रखी है, एक लाइन की दे रखी है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, लेकिन उसकी एनालिसिस ये निकल के आती है कि आपको पहले, ठीक है ना, आपको पहले चेक करना ये अगर है तो वोटिंग पावर, और उसके बाद कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आपके सामने आएगी। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, राइट। यही एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आखिरी बात और बहुत ही टुच्ची बात है, ठीक है, निधि कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, निधि कंपनी के बारे में। तो निधि कंपनी में जो डेफिनेशन है, निधि कंपनी कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट में कोई तब्दीली नहीं है। ये देखो ध्यान से, निधि कंपनी में ये बोला गया कि सेक्शन 406 के तहत जो डेफिनेशन पहले बनाई गई थी उस डेफिनेशन को डिलीट कर दो, पूरी डेफिनेशन काट दो। इसकी जगह बस हम नई डेफिनेशन देंगे, कॉन्सेप्ट वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ये पूरी डेफिनेशन काट दें, ठीक है, यानी ये वाली पूरी की पूरी डेफिनेशन काट देंगे। डेफिनेशन में बदलाव आया, बस कट गई डेफिनेशन, सस्ता नशा वाली डेफिनेशन है, ठीक है जी, राइट। अब ये पूरा कट गया, ये पूरा कटते ही इसके नीचे जो डायग्राम दे रखा था, ठीक है, ये भी पूरा कट चुका है, राइट सर, ये भी खल्लास, खल्लास, ये भी खल्लास। सर इसकी जगह क्या गुल खिला दिए, अब इसकी जगह देखो क्या गुल खिलाए हैं हमारी भारतीय सरकार ने, बहुत ही है ना सस्ते नशे वाली वाहियात डेफिनेशन। उस डेफिनेशन को काट के ये लिख दो बस, ठीक है ना, उस डेफिनेशन को काट के ये लिख दे, सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट, इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, निधि कह दो
या म्यूचुअल बेनिफिट, वो बताया था ना डब्बे के अंदर पर्ची पर्ची डलती है ना, निधि कह दो या म्यूचुअल बेनिफिट कह दो, मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी है बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ऑब्वियसली बात है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी नोटिफिकेशन से ही लेगी, तो इसको ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में भी, कुछ डेफिनेशन है ये, कोई डेफिनेशन है, यानी निधि कंपनी वो कंपनी होगी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट निधि कंपनी बोल देगी, ठीक है, सस्ता नशा वाली बातें है ना। जलेबी वो होगी जिसे हम चाशनी में डुबो के खा जाएंगे, वही जलेबी होगी। ऐसे कुछ डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में थी, है कि नहीं बात। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनी एक्ट ऑफ प्रीवियस एक्ट, याद आ गया, बिल्कुल वो सस्ते नशे वाली कंपनी है ना। डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी बात, याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो गई। निधि कंपनी इज द कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्लेयर कर देगी निधि कंपनी, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट, है ना। आसान कर दी हमारे लिए बात, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि अमेंडमेंट है तो देखो यही देख लो अमेंडमेंट क्या लिखी है। फिर ये अगली अमेंडमेंट किसमें आई सर, गवर्नमेंट कंपनी में, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज पेड अप शेयर कैपिटल को किससे रिप्लेस करना है, टोटल वोटिंग पावर से रिप्लेस करना है। अगर डिफरेंशियल वोटिंग पावर इशूड है, अगर डिफरेंशियल वोटिंग पावर इशूड है तो टोटल वोटिंग पावर पढ़ना है, डिफरेंशियल वोटिंग पावर इशूड नहीं है तो फिर पेड अप शेयर कैपिटल पढ़ना, जो मैंने आपको एसआर के बनवाया है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये अमेंडमेंट समझ में आ चुकी होगी, इसको ध्यान से रिपीट करके देख लें। तो चलिए मैं मिलता हूं एक नए लेक्चर में एक नई उम्मीद और नई कहानी के साथ, तब तक आपको बताइए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।